नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में। और ये जो चैप्टर है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर अंश अंशपत्र। ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, सॉरी। आपको पता है कि इससे से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी इससे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। तो मतलब आप समझिए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार होता है, समझाइए। अभी मैंने आपको कहा कि अंश, ठीक है, अंश क्या, अंश पत्र से, ये चैप्टर जो है अंश पत्र का है ना। अंश अंश पूंजी के लिए लेखांकन है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो सबसे पहले हम ये भी समझते हैं कि ये अंश पूंजी होती क्या है, या अंश क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अंश क्या होता है। तो देखिए अंश क्या होता है। ठीक है, हम किसके बारे में जान रहे हैं? अंश के बारे में। ठीक है, अंश को समझने से पहले आपको ये भी पता होगा कि ये जो अंश है, ठीक है, अंश किसे कहते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए ये अंश क्या होता है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, पूंजी। खूब इसका इस्तेमाल किया जाता है लेखांकन की भाषा में। और ये पूंजी क्या होती है, यदि आपको पता है कि व्यवसाय के स्वामी के द्वारा, है ना, व्यवसाय के स्वामी के द्वारा जो भी वो फर्म में लगाया जाता है, कंपनी में लगाया जाता है, चाहे वो कोई माल हो या किसी प्रकार की संपत्ति हो। ठीक है, किसी प्रकार की क्या है, संपत्ति हो। ये सब क्या है, जो भी व्यवसाय में व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाया जाएगा या लाया जाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं पूंजी। ठीक है, वो जो है वो पूंजी जो है वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे संपत्ति के रूप में भी हो सकती है, माल के रूप में भी हो सकती है, और रोकड़ के रूप में भी हो सकती है ना। तो देखिए, अब इस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए, ये पूंजी के लिए क्या ला रहा है, वो रोकड़ लेकर के आ रहा है, या किसी प्रकार का माल लेकर के आ रहा है, या फिर संपत्ति लेकर के आ रहा है ना। और ये सब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सब क्या है, पूंजी है। तो आपको पूंजी समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए कि क्या है, अंश क्या होता है। अंश जो है इसी पूंजी का, ठीक है, पूंजी का छोटा भाग, पूंजी का छोटा भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। पूंजी का छोटा भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, अंश कहलाता है। ठीक है, पूंजी का छोटा भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। आप यदि समझिए कि आपको किसी कंपनी के स्थापित करने के लिए 5,000 पूंजी की आवश्यकता है, तो ये जो 5,000 की पूंजी है आप टुकड़ों में लेकर के आ रहे हैं, है ना। किसी ने आपको 1,000 रुपये दे दिया, आपके रिश्तेदार ने, ठीक है। किसी बैंक से आपने 2,000 का लोन ले लिया, ठीक है। आप आपके किसी दोस्त ने आपको 1,000 रुपये दे दिया, ठीक है, 1,000 रुपये दे दिया आपने, आपके पास 1,000 रुपये है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आप छोटा छोटा जो वो रुपए है ना, ये जो अंश हैं, छोटे छोटे भाग हैं, ये आप क्या कर रहे हो, अलग अलग स्थानों से इकट्ठा कर रहे हो, अलग अलग जगह से आप ले करके आ रहे हो, और यही जब एक साथ मिल जाते हैं तो यही क्या कहलाता है, ये पूंजी कहलाता है। तो अंश का जो योग है, ये कह सकते हैं कि अंश का जो बड़ा भाग है वो पूंजी कहलाता है, और अंश का जो छोटा भाग है उसको क्या कहते हैं हम, सॉरी, पूंजी का जो छोटा भाग है उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूंजी का छोटा भाग ही क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है।
कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार होता है, समझाइए। कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार, ठीक है। उत्तराधिकार आप समझते हो क्या होता है? उत्तराधिकार जो आपके बाद आपकी संपत्ति या आपके जो चीज़ है, ठीक है, उसका क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा, उसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है। स्थायी उत्तराधिकार होता है कंपनी का, एक क्या होता है? स्थायी उत्तराधिकार होता है। ये कंपनी की विशेषता है, ठीक है। कंपनी का क्या है? एक स्थायी उत्तराधिकार है। तो देखिए क्या है कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार से क्या तात्पर्य है, समझते हैं। तो कह रहा है कि कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार या शाश्वत उत्तराधिकार, ठीक है। स्थायी उत्तराधिकार को ही हम शाश्वत उत्तराधिकार भी कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार है या फिर कंपनी का जो शाश्वत उत्तराधिकारी है, एक कानूनी अवधारणा, ठीक है। क्या है? एक कानूनी अवधारणा है, जो क्या है? एक कानूनी अवधारणा है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के स्वामित्व या नेतृत्व में परिवर्तन पर अस्तित्व में बनी रहेगी। कंपनी क्या कह रहा है? कंपनी के स्वामित्व या नेतृत्व में परिवर्तन पर अस्तित्व में बनी रहेगी। कंपनी क्या है? बनी रहेगी। भले स्वामी चेंज हो जाए, नेतृत्वकर्ता चेंज हो जाए, लेकिन कंपनी क्या है? वही का वही रहेगा। यह अवधारणा कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यवसाय करने, निवेश आकर्षित करने और स्थिरता प्रदान करता है। सदस्यों के आवागमन व बहिर्गमन पर कोई प्रभाव कंपनी के अस्तित्व पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी आप इसका एक एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो टाटा जो कंपनी है उसके अभी उत्तराधिकारी जो मतलब उसके जो स्वामी थे, ठीक है, रतन टाटा, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद क्या है? कंपनी जो टाटा कंपनी है आज भी आपको अस्तित्व में दिखाई देगी, है ना। अभी भी वो कंपनी चल रही है, भले उसका नेतृत्व करता कोई और हो चुका है, उसका स्वामित्व किसी और के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो कंपनी जो है अभी तक क्या है? अपना व्यवसाय कर रही है। उसके जो निवेशक हैं उस पे निवेश कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि वो क्या है? इसी चीज़ को दिखा रहा है कि ये क्या है? स्थिर है ना। उसमें स्थिरता प्रदान की गई है। तो उसी तरह से कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार क्या होता है? तो ये बताया कि कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार या शाश्वत उत्तराधिकार एक कानूनी अवधारणा है। क्या है? एक कानूनी अवधारणा है ना। कानूनी अवधारणा है, ठीक है। जो क्या करता है? तो जो यह सुनिश्चित करता है, ठीक है, क्या करता है? एक कानूनी अवधारणा है। शाश्वत उत्तराधिकार जो है वो क्या है? एक कानूनी अवधारणा है। कानूनी अवधारणा है, कानूनी अवधारणा है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के स्वामी या नेतृत्व में परिवर्तन, यदि क्या कह रहा है? कंपनी का स्वामी बदल जाए या नेतृत्वकर्ता बदल जाए, नेतृत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, पर अस्तित्व में वो क्या है? बनी रहेगी। भले स्वामी बदल जाए या नेतृत्वकर्ता बदल जाए, लेकिन वह कंपनी क्या है? अस्तित्व में बनी रहेगी। यह अवधारणा कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यवसाय करने, मतलब अनिश्चित काल तक क्या कर रहा है? ये जो अवधारणा है स्थायी उत्तराधिकार वाला, ये जो अवधारणा है ये कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यवसाय करने, निवेश आकर्षित करने और स्थिरता प्रदान करता है। स्थायी उत्तराधिकार की जो अवधारणा है वो कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यवसाय करने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए और स्थिरता प्रदान करता है। सदस्य के आवागमन, ठीक है,
सदस्य यदि आ रहा है या बाहर जा रहा है, मतलब अवकाश ग्रहण कर रहा है फर्म से, कंपनी से, इसका कोई भी प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता। मतलब सदस्य के चले जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, ये कौन बता रहा है? तो स्थायी उत्तराधिकार ये बता रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम अभिदान क्या है? क्वेश्चन है न्यूनतम अभिदान क्या है? तो चलिए देखते हैं न्यूनतम अभिदान। ठीक है, न्यूनतम अभिदान क्या होता है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि न्यूनतम अभिदान क्या है? न्यूनतम अभिदान राशि वह राशि है जिसके प्राप्त न होने पर कंपनी अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। न्यूनतम अभिदान राशि वह राशि है जिसके प्राप्त न होने पर कंपनी अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। ठीक है, जिसे प्राप्त न होने पर कंपनी क्या है? अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। आवंटन का अर्थ क्या है? अलॉट करना किसी के नाम पे। ठीक है, आवंटन नहीं कर सकती। यदि न्यूनतम अभिदान की राशि जब तक उसको प्राप्त नहीं, न्यूनतम अभिदान की राशि क्या है कि जितना कंपनी के द्वारा मांगा गया है उसकी एक सीमा तक की राशि यदि कंपनी को जब तक कि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो शेयर क्या है? अलॉट नहीं करता उस व्यक्ति के नाम पर। तो यही कह रहा है न्यूनतम अभिदान की राशि कंपनी के प्रविवरण में वर्णित रहती है। कंपनी का जो शेयर होगा, फॉर्म, शेयर का जो फॉर्म होगा उसमें क्या है? वो एक उसको कहते हैं प्रविवरण। ठीक है, और उसी प्रविवरण में यह लिखा रहता है कि कितना न्यूनतम अभिदान की राशि है जिसका निर्धारण अंतर नियमों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत क्या है? ये निर्धारित कर दिया जाता है कि कंपनी की न्यूनतम अभिदान राशि क्या होगी। तो आप समझ गए कि न्यूनतम अभिदान क्या है? न्यूनतम अभिदान की राशि वह राशि है जिसके प्राप्त न होने पर कंपनी अपने अंशों का आवंटन नहीं करती है। ठीक है, नहीं कर सकती है। जब तक कि उतना पैसा, उतनी राशि उसको प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक कि अपने अंशों का आवंटन वो नहीं करेगी। तो न्यूनतम अभिदान की राशि कंपनी के कहाँ वर्णित होता है? तो प्रविवरण में वर्णित होता है, और इसका निर्धारण क्या है? अंतर नियम के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अंशों के हरण का अंशधारी पर प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है कि अंशों के क्या है क्वेश्चन? तो अंशों के हरण का अंशधारी पर प्रभाव लिखिए। अंशों का हरण, अब देखिए अंश का हरण का अर्थ क्या है? जब्त कर लेना। हरण का अर्थ क्या है? जब्त करने से। ठीक है, जब्त करने से। क्या है? अंशों के हरण का अंशधारी पर प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंशों के हरण का अंशधारी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अंशों के हरण के पश्चात अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, और यह वह कंपनी का सदस्य नहीं रहता है। जब रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाएगा तो वह कंपनी का सदस्य भी नहीं रहेगा। अंशों के जब्त होने के पश्चात भी अंशधारी का दायित्व तो बकाया राशि पर रहता है। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि जितने भी अंशों को क्या कर लिया गया है? जब्त कर लिया गया है, और जो राशि बची हुई है उसकी जो बकाया राशि है उस पर उसका दायित्व क्या है? बना रहेगा। कंपनी यदि अंशों के हरण के पश्चात 1 वर्ष के अंदर क्या होती है? समापन की ओर जाती है। उसके हरण के बाद, अंशों के हरण के बाद यदि 1 वर्ष के अंदर वो समापन की ओर जाती है, तो ऐसे अंशधारक का नाम योगदानकर्ताओं को सूची बी में रखता है। ठीक है, अंशधारक इसको क्या करता है? इसके नाम को योगदानकर्ता के सूची बी में रखता है। अब इसको थोड़ा ठीक से समझिए कि ये क्या है? अंशों के हरण का अंशधारी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला ये है कि अंशों के हरण के बाद अंशधारी का नाम क्या है? रजिस्टर से हटा दिया जाता है,
और वो क्या है, कंपनी का सदस्य अब नहीं रहता। ये दो कारण मेन है इसके। और क्या है, अंशों के जब्त होने के पश्चात भी, अंश भले ही जब्त हो गए हों लेकिन उसके बाद भी जो अंशधारी है उसका दायित्व क्या है, उसका दायित्व बकाया राशि पर रहता है। जितनी भी राशि क्या है बकाया है उस पर उसका क्या है, दायित्व बना रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेन प्रभाव थे। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम याचना किसे कहते हैं। ठीक है, अग्रिम याचना किसे कहते हैं, क्या है ये अग्रिम याचना। तो देखिए, अग्रिम याचना कंपनी द्वारा मांगी गई राशि से अधिक राशि का प्राप्त होना अग्रिम याचना कहलाता है। जैसे एडवांस में कोई पैसा पे कर दे या एडवांस में कोई पैसा दे दे, उसी को हम कह रहे हैं अग्रिम याचना। मतलब आपने अभी मांगा नहीं है, उससे पहले ही वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो आपके अंशों की राशि वो दे रहा है। ठीक है, तो कंपनी द्वारा मांगी गई राशि से, कंपनी जितनी राशि मांगी है उससे अधिक राशि यदि उसे क्या होती है, प्राप्त हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, अग्रिम याचना कहते हैं। अर्थात वह राशि जो कंपनी को दे नहीं हुई या मांगी नहीं गई है परंतु अंशधारी ने उसका भुगतान कर दिया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, अग्रिम याचना कह रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश से कहते हैं कॉल इन एडवांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयाचित पूंजी से क्या आशय है। ये जो क्वेश्चन है आपके, अधिकृत पूंजी से क्या आशय है, अंशों के हरण से क्या आशय है, ठीक है, ये सब आगे के क्वेश्चन में हमको देखने को मिलेगा। इसलिए अभी हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, अयाचित पूंजी से क्या आशय है। तो अयाचित पूंजी क्या होती है, अयाचित पूंजी तो कह रहा है निर्गमित पूंजी का वह भाग। ठीक है, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने अंशधारियों से अभी नहीं मांगा उसे क्या कहते हैं, अयाचित पूंजी कहलाती है। ठीक है, अयाचित, जिसकी याचना अभी तक कंपनी के द्वारा नहीं की गई है। निर्गमित पूंजी का वह भाग या अंकित मूल्य का वह भाग। ठीक है, निर्गमित पूंजी की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, अंकित मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य का क्या अर्थ है, तो अंकित मूल्य का अर्थ वो है कि जितना भी जितनी भी अंश की राशि होगी, ठीक है, जितने में अंश को निर्गमित किया गया है या उस जितने पे उसको अंकित किया गया है। ठीक है, तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने अंशधारियों से अभी नहीं मांगा है उसको क्या कहते हैं, अयाचित पूंजी कहते हैं, जिसको अभी तक मांगा नहीं गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसको अभी तक मांगा नहीं गया है उसको क्या कहते हैं, अयाचित पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट है अंश पूंजी से क्या आशय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक है, क्या है, अंश पूंजी से क्या आशय है। अंश पूंजी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग है, कुल पूंजी का वह भाग जो कंपनी ने अपने अंशों का निर्गमन के द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है, अंश को निर्गमन करने के बाद जो उसको प्राप्त हुआ है वही क्या है, अंश पूंजी है। कुल पूंजी का वह भाग जिससे जो कंपनी ने अंशों के निर्गमन के द्वारा क्या किया है, प्राप्त किया है, उसको क्या कहते हैं, हम अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश को समझने से पहले आप समझिए कि पूर्वाधिकार अंश होता क्या है ना। देखिए, अंश जो है, ठीक, अंश ये दो प्रकार के होते हैं। अंश को हम इंग्लिश से कहते हैं शेयर। ठीक है, और ये जो शेयर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के, तो एक होता है प्रेफरेंस शेयर।
ठीक है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। ठीक, कौन कौन से दो शेयर होते हैं? एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। अब इसी में से ये दूसरा है पूर्वाधिकार, इसको इक्विटी शेयर को हिंदी से कहते हैं समता अंश या साधारण अंश, जबकि प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये पूर्वाधिकार अंश क्या है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, पूर्वाधिकार अंश की पहली विशेषता क्या कहता है? तो पूर्वाधिकार की पहली विशेषता कहता है कि अन्य अंशधारियों की तुलना में इन अंशधारियों को पहले लाभांश दिया जाता है। ठीक है, लाभांश। ठीक है, लाभांश, अंशधारियों को क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है। और जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं ना, उनको सबसे पहले लाभांश दिया जाता है। दो प्रकार के अंशधारी हैं, एक समता अंशधारी है और दूसरा है पूर्वाधिकार अंशधारी। तो जो पूर्वाधिकार अंशधारी हैं उनको लाभांश पहले दिया जाता है और समता अंशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अधिकारी अंशधारियों को देने के बाद दिया जाता है। तो पहली विशेषता इसकी यही हो जाती है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश क्या है? पहले दिया जाता है। दूसरा है लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है। जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं इनके जो लाभांश की दर होती है वो पहले से ही निश्चित होती है। तीसरी विशेषता क्या है? तो तीसरी विशेषता है कि कंपनी के उन्हीं प्रस्तावों पर मत दे सकते हैं जिनका उनसे संबंध होता है। वैसे तो अंतर यदि आप जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिखेगा कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है, और वो मत दे भी सकते हैं तो तभी देंगे जब उनसे संबंधित कोई भी प्रस्ताव हो। ठीक है, सभी मतों पे अधिकार सभी प्रस्तावों पे मत देने का अधिकार नहीं होता है। चौथी विशेषता है कंपनी के समापन की दशा में उनकी पूंजी का भुगतान समता अंशधारियों से पहले होता है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले इनको लाभांश दिया जाएगा और सबसे पहले यदि किसी कार्य से कंपनी का समापन होता है तो भी सबसे पहले पूंजी का भुगतान किसको किया जाएगा? तो पूर्वाधिकारी अंशधारी को किया जाएगा, उसके बाद ही समता अंशधारियों को किया जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्वाधिकार अंशधारियों की विशेषता आप समझ गए, उसके साथ साथ आपने समता अंशधारियों की भी विशेषता समझिया, लेकिन आप इसको ठीक से देखिए। पहला कह रहा है समता अंशधारियों की विशेषता क्या है? तो ये कहता है लाभांश की दर इनकी बदलती रहती है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद इनको लाभांश मिलता है। तीसरी विशेषता क्या है कि लाभ होने पर प्रतिवर्ष लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। समता अंशधारियों को प्रतिवर्ष लाभांश देना अनिवार्य नहीं है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश एक निश्चित दर से दी जाती है। चौथा क्या है कि कंपनी के समापन पर इनकी पूंजी का भुगतान सबसे अंत में होता है। और पांचवा है प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दें।